प्यारे बच्चों, आप सभी का गृह विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के पाठ 9 का, जिसका नाम है सामान्य रोग, कारण और उनकी रोकथाम। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि रोग किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, भोजन के जो विभिन्न अवयव होते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। भोजन में भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करते रहते हैं, और जब इसी के कारण हमारी जो शरीर की जैविक क्रियाएं हैं उनका संतुलन बना रहता है और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। लेकिन जब शारीरिक क्रियाओं के असंतुलन या किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, पोषक तत्वों की कमी हो जाना या रोगाणुओं के संक्रमण से जब हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है, तो इस स्थिति को हम रोग कहते हैं। रोग से मतलब क्या है? रोग को इंग्लिश में हम लोग डिजीज़ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है असहज होना। असहज होना या स्वास्थ्य में रुकावट होना या गतिरोध उत्पन्न होना। इसको हम दो समूहों में बांट सकते हैं रोग को। पहला संक्रामक और दूसरा असंक्रामक। तो यहाँ हम आगे अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग हम किसे कहते हैं? वह रोग जो हानिकारक सूक्ष्म जीव या रोगाणुओं के, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, जीवाणु, वायरस, इसके कारण होता है, और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में आसानी से फैल जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं या फैलने की क्षमता रखते हैं। किसके किसके द्वारा फैलते हैं ये? वायु, जल, भोजन, शारीरिक संपर्क, रोगवाहक कीटाणुओं द्वारा संचरण कर ये व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं। इसको हम कहते हैं संक्रामक रोग। अब देखते हैं बच्चों हम लोग संक्रामक रोग के माध्यम या संक्रामक रोग किस किस माध्यम से फैलता है। तो पहला है बच्चों, देखिए यहाँ पे पॉइंट, संक्रमित खाद्य पदार्थों द्वारा। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर मान लीजिए खुले में अगर फल काट के रखा हुआ है या कोई खाना रखा हुआ है, तो मक्खी सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है कि एक खाने पे बैठी और उसके बाद दूसरे खाने पे, या किसी रोगाणुओं के मल मूत्र या बलगम पे बैठी और उसके बाद आके वो उस खाने पे बैठ जाए। तो इससे क्या होता है, हमारा भोजन जो है वो संक्रमित हो जाता है और इससे जो है हमारा संक्रामक रोग फैलना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट है जल के द्वारा। जल के द्वारा किस तरह से संक्रामक रोग फैलता है कि जो रोगी व्यक्ति का मल, बलगम या कुछ भी है, वो जो है नालियों द्वारा या पाइप द्वारा नदियों में गिरा दिया जाता है, और नदियों द्वारा ही नगर में जो पानी की पूर्ति की जाती है, तो उसके फलस्वरूप जो रोगाणु होते हैं वो जल के माध्यम से मनुष्य तक पहुंच जाते हैं। और सब्जियां उसी पानी से उगाई जाती हैं, अनाज उसी पानी से उगाया जाता है, तो उस सब्जी और अनाज के माध्यम से भी मनुष्य के शरीर में संक्रामक रोग के जो जीवाणु हैं वो पहुंच जाते हैं। जल द्वारा कौन कौन से संक्रामक रोग फैलते हैं? हैजा, टाइफाइड, पेचिस, पीलिया और तपेदिक। थर्ड पॉइंट है हमारा वायु द्वारा। वायु द्वारा रोगों के रोगाणुओं का संचरण वायु के द्वारा भी होता है। दूषित वायु में सांस लेने पर, मान लीजिए दूषित वायु में रोगी ने सांस ले रहा है या खांस रहा है, छींक रहा है, तो जो उसके जीवाणु हैं वो निकलकर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य पर भी लग जाते हैं और उसको भी वो रोगी बना देता है। तो वायु द्वारा कौन कौन से रोग हमें हो जाते हैं? चेचक, खसरा, निमोनिया, तपेदिक, काली खांसी, ये सब वायु के द्वारा फैलते हैं। फोर्थ है हमारा कीटों के द्वारा। कीटों के द्वारा कैसे? मच्छर हो गया, आप मान लीजिए सबसे ज़्यादा मच्छर या चूहा, मक्खी, ये सब जो क्या है, मलेरिया, प्लेग और निद्रा रोग जैसी बीमारियां इनके द्वारा फैलती हैं। नेक्स्ट है हमारा संपर्क द्वारा। संपर्क द्वारा क्या होता है? कुछ रोगी व्यक्ति जो हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के जब संपर्क में आते हैं तो यह संक्रामक रोग उन्हें हो जाता है। संपर्क भी 2-3 प्रकार का हो सकता है, जैसे अप्रत्यक्ष संपर्क। अप्रत्यक्ष संपर्क से क्या मतलब है कि उसके बिना छुए हुए भी व्यक्ति को रोगित कर देना, जैसे छींकना,
खांसना, इससे जो थूक और वमन में उनके कीटाणु होते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति को लग जाते हैं। इसमें इसके अलावा एक आता है अप्रत्यक्ष के बाद प्रत्यक्ष संपर्क। प्रत्यक्ष संपर्क क्या होता है कि किसी व्यक्ति को जुखाम है या निमोनिया है तो वो क्या खांसने या छींकने से या उसने हाथ मिला लिया आपसे या आपके गले मिल लिया तो उससे भी आपका जो जीवाणु है आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। थर्ड इसमें एक आता है मध्यस्थ द्वारा। मध्यस्थ मीन्स बिचौलिया जिसको हम बोलते हैं कि बीच में कोई आ गया मान लीजिए, तो बीच में कौन सा सबसे ज़्यादा जानवर, मच्छर या मक्खी, एक रोग पे बैठा और दूसरे स्वस्थ मनुष्य को जाके काट लिया तो उससे उसका जो संपर्क द्वारा संक्रामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों संक्रामक रोग के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे जो संक्रामक रोग होते हैं। तो पहला नाम यहाँ पर दिया हुआ है महामारी, जिसको हम एपिडेमिक भी कहते हैं। यह रोग पूरे तीव्रता से पूरे गांव या शहर में फैल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे हैजा और प्लेग, बहुत तेज़ी से किसी गांव बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं तो इसलिए इसको महामारी का नाम देते हैं। दूसरा है बच्चों विशेष क्षेत्रीय महामारी या एंडेमिक। ये क्या होता है, इस प्रकार का जो संक्रामक रोग होता है किसी एक क्षेत्र में विशेष रूप से फैलता है, जैसे तराई क्षेत्र में मलेरिया रोग बहुत ज़्यादा फैलता है। तीसरा है यंत्र तृतिक, इसको हम स्पोरेडिक कहते हैं। यह संक्रामक रोग है जो तेज़ी से ना फैलकर कुछ ही व्यक्तियों में होता है, जैसे डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब कुछ। चौथा पॉइंट देखें बच्चों यहाँ पर विश्वव्यापी महामारी, इसको हम पेंडेमिक कहते हैं। आज सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट बीमारी इस समय आप लोग उससे जूझ भी रहे हैं और इस समय हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, कोविड-19। तो ये विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैल रही है। इसमें क्या होता है, ये संक्रामक रोग इतनी तेज़ी से फैलता है, समीपवर्ती देशों में भी इसका प्रकोप हो जाता है। मतलब ये एक क्षेत्र या एक देश का नहीं, ये विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में फैलना शुरू हो जाता है। तो इसको विश्वव्यापी का नाम दिया गया है। इसके बाद हम लोग बच्चों आते हैं संक्रामक रोग का वर्गीकरण। संक्रामक रोग का वर्गीकरण जो है वो 3 समूहों में बांटा गया है। इसमें पहला है आपका विषाणु जनित या वायरस। वायरस से क्या मतलब, विषाणु जो है वो परजीवी जीवित कण होते हैं। विषाणु जो हैं सजीव और निर्जीव के मध्य की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। पोषक कोशिका में विषाणुओं की उपस्थिति रोग का कारण बन जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, चेचक, चिकन पॉक्स या छोटी माता, खसरा, रेबीज, फ्लू, पोलियो, एड्स और हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है हमारा जीवाणु जनित। जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन से होते हैं, क्षय रोग जिसको हम तपेदिक या राक्षमा भी कहते हैं, हैजा, टाइफाइड, टाइफाइड को हम मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं, पेचिस, प्लेग, प्लेग जो है हमारा चूहों से ज़्यादा फैलता है। इसके बाद कुष्ठ रोग, काली खांसी और टिटनेस। इसके अलावा अतिसार, डिप्थीरिया, ये सारे हमारे बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है हमारा प्रोटोजोवा जनित रोग। प्रोटोजोवा जनित रोग में एक रोग आपका आता है मलेरिया। ये जो है वो मच्छर के द्वारा फैलता है, ये परजीवी प्रोटोजोवा होता है और मलेरिया जो है गर्म तथा नम भूभागों में अधिक होता है, क्योंकि इसके लिए यह जलवायु जो होती है मच्छरों के लिए बहुत उपयुक्त रहती है। ठंडी जलवायु में ये जीवित नहीं रहते, इसलिए वहाँ पर मलेरिया रोग नहीं होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों असंक्रामक रोग। अभी आपने ऊपर पढ़ा था संक्रामक रोग और असंक्रामक, तो पहला संक्रामक रोग है, दूसरा है हमारा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग से क्या मतलब है, यह वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं, बल्कि किस तरह से होते हैं, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या फिर उपापचय क्रियाओं की त्रुटि से भी ये हो जाते हैं, उसको हम असंक्रामक रोग कहते हैं। ये जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर में पोषक तत्व पाए जाते हैं उसकी कमी से होने वाले रोग इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो भी
यहाँ पर कुपोषण वर्ड दिया हुआ है असंक्रामक रोग के प्रकार के अंतर्गत। कुपोषण से मतलब है किसी भी जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उसके मात्रा में कमी या अधिकता कुपोषण कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण क्या होता है? प्रोटीन जो होता है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक होता है और ये व्यक्ति के जो संतुलित आहार है उसके लिए सबसे मुख्य तत्व माना गया है। इसकी कमी से क्या होता है? व्यक्ति के शरीर में अनेक प्रकार के पोषण संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें से कि पहला देखिए यहाँ पर रोग है प्रोटीन की कमी से। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बच्चों को कम मिल पाती है, इसलिए ये क्वाशेरकर रोग हो जाता है और ये सामान्य बीमारी होती है। ये 1 से 4 वर्ष तक के बच्चों में फैलती है। इससे पीड़ित बच्चा जो होता है उसके पैर सूज जाते हैं, बाल सूख जाते हैं और मांसपेशियां जो हैं वो ढीली हो जाती हैं। दूसरा रोग इनका है मेरेस्मस। मेरेस्मस ये भी बच्चों में ही होती है और 1 वर्ष की आयु के बच्चों में अपर्याप्त भोजन के द्वारा, जब उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है तो उनको मेरेस्मस की बीमारी हो जाती है। इसमें इनको क्या होता है? इस रोग में शरीर सूख कर दुबला हो जाता है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और मांसपेशियों तथा अस्थियों की वृद्धि रुक जाने से शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए बच्चों, खनिज लवण कुपोषण। खनिज लवण कुपोषण मतलब जितने भी खनिज तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं या हम ग्रहण करते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, बाकी जितने भी खनिज लवण हमारे हैं, तो उसमें पहला हमारा रोग जो है यहाँ पर एनीमिया। एनीमिया से क्या मतलब है? रक्त क्षीणता, या हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है? रक्त की जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है वो घट जाती है। तो इसकी कमी से फिर जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है उसकी दर कम हो जाती है और रक्त क्षीणता या एनीमिया की स्थिति बन जाती है। रक्त क्षीणता का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर? कि रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता जब कम हो जाती है तो कोशिकाओं में कार्य करने के लिए उचित मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोशिका जो है भोजन का ऑक्सीकरण करती हैं और ऊर्जा मुक्त होती हैं। जब ये ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा भोजन जो है वो ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा और हमारे अंगों में शिथिलता आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें रोग है, देखिए घेंघा रोग। ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन के श्रावण के लिए आवश्यक होती है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसमें थायरॉक्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है और जब इसकी कमी हो जाती है तो ये आयोडीन की कमी होने पर हमें घेंघा रोग हो जाता है। इससे क्या होता है? गर्दन हमारी लटक जाती है। बचपन में थायरॉक्सिन की कमी होने पर शरीर का विकास जो है वो प्रभावित होने लगता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पत्तेदार सब्जियां, पालक, बंधा गोभी, समुद्री खाद्य पदार्थ का उचित उपयोग करना चाहिए और आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है हमारा विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण के अंतर्गत जो हमारे विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं A, B, C, D, E के, इनके अंतर्गत जो जो विटामिन कम होता रहता है उसी हिसाब से इनकी बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे पहला देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सूखा रोग। सूखा रोग को हम रिकेट्स भी कहते हैं। ये हमारा विटामिन D या कैल्सीफेरॉल की कमी से होता है। इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? विटामिन D जो है धूप का विटामिन भी कहा जाता है। इसका निर्माण त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो हम घर में सूर्य की रोशनी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रतौंधी। रतौंधी जो है वो विटामिन A की कमी होता है। A की कमी से इसमें क्या कहता है? हमें प्रकाश में कम दिखाई पड़ता है और इसका उपचार सही समय पर ना होने पर रोगी जो है वो अंधा भी हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? गाजर, दूध, अमरूद, मछली आदि मात्रा जो है हमें अच्छी तरह से अपने भोजन में इंक्लूड करनी चाहिए। थर्ड है हमारा स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो है विटामिन C की कमी से होता है। इसमें मसूड़े जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें से रक्त निकलने लगता है। इसके कारण अस्थियों की कठोरता के कारण जोड़ों में दर्द होने लगता है और शरीर के भार में भी कमी
आ जाती है और स्कर्वी रोग होने पर रोगी का जो घाव है वो भरने में भी अधिक समय लगता है। इसका हम कैसे प्रभाव दूर कर पाएंगे स्कर्वी रोग का, कि खट्टे फल, संतरा, नींबू, टमाटर। इसी तरह से विटामिन बी, डी और ई के में भी अलग अलग तत्वों की कमी होने से हमारे शरीर में कुपोषण हो जाता है।